आज का सेशन बड़ा ही धमाकेदार होगा। क्या होगा तो आज हम जानने वाले हैं क्या सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। पेपर 1 यूनिट नंबर 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है सोर्स ऑफ एनर्जी। अलग अलग एनर्जी के सोर्स के बारे में जानेंगे और भारत का कौन सा राज्य किस एनर्जी में किस जगह काम कर रहा है। अगर पूरे ओवरऑल भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वो किस एनर्जी में किस लेवल पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इन सभी की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन सभी चर्चाओं पर आगे बढ़ने से पहले, हम ऊर्जा के स्रोत को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ऊर्जा होती क्या है। व्हाट इज एनर्जी। क्या सोर्स ऑफ एनर्जी को जानने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी होती क्या है। तो कहा गया कि ऊर्जा कार्य करने की जो शक्ति है, हमारी कार्य करने की जो हमारी क्षमता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। क्या कहते हैं उसको, ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लूं तो मान लीजिए ये प्लेस है, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई, चेयर रखी हुई है। प्लेस ए पर एक चेयर रखी हुई है। आपने इस चेयर को बी स्थान पर क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। क्या कर दिया, ए प्लेस पर चेयर रखी हुई थी, आपने उसे बी स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। क्या कर दिया, बी स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। इस तरह से जो आपने बल प्रयोग करके एक वस्तु की स्थिति को बदल दी है, बल प्रयोग करके वस्तु को जो स्थानांतरित किया है, इस बल को प्रयोग करने की जो आपके पास क्षमता आई है, बल को प्रयोग करने का जो आपके पास क्या है, शक्ति है, क्षमता है, बल जो आपने प्रयोग किया है, तो बल जो प्रयोग किया है उसकी जो क्षमता है, उसकी जो शक्ति है, वो हमारी क्या कहलाएंगे, ऊर्जा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हमारी ऊर्जा कहलाएंगे। ठीक है, बोला कि जैसे थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल, परमाणु, वो एक दूसरे के रूप में क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। ऊर्जा की एक खास बात है। क्या है खास बात, वो एक रूप से दूसरे रूप में जा सकती है, दूसरे से तीसरे में जा सकती है, तीसरे से चौथे रूप में जा सकती है। वो एक दूसरे रूप में क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। क्या होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है। उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे से तीसरे रूप में जा सकती है। इसके बाद कहा गया है ऊर्जा क्या है, एक संरक्षित मात्रा। क्या है वो, संरक्षित मात्रा है। और ऊर्जा का जो संरक्षण अधिनियम नियम है, ऊर्जा का संरक्षण नियम जो है वो कहता है कि ऊर्जा को किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का जो संरक्षण नियम है वो क्या कहता है, ऊर्जा को किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अब ये लेकिन क्या लगा दिया, इसे ना तो बनाया सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना ही आप बना सकते हो, ना ही आप नष्ट कर सकते हो। आप बोलेंगे क्या बात है सर, ये सब कैसे, ऐसा कैसे कि ना हम ऊर्जा को बना सकते हैं, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, उससे केवल क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट है यहाँ पर। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसे क्या किया जा सकता है, ना ही उसे बनाया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। केवल और केवल उसे परिवर्तित किया जा सकता है। उसको अपनी यूज काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे रूप में। अब बोलो कि ऐसा कैसे, तो ऐसे कि मान लीजिए एक फैन है हमारे घर में लगा हुआ, फैन चलानी है आपको। क्या करनी है, फैन लगी हुई है, उस फैन से आप हवा चाहते हो कि मुझे ठंडी ठंडी हवा मिले। नहीं, ठंडी ठंडी हवा सुहानी लगती है जैसे मस्तान, इस तरह की बात। उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाँ या ना, एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए चाहिए ना, पंखा को चलाने के लिए। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे कैसे, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाएंगे बताइए। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे, तो सर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, थर्मल से जनरेट कर सकते हैं। हाँ, क्या, अच्छा, थर्मल से हो सकता है, न्यूक्लियर से हो सकता है। तो ये जो आप एनर्जी बनाने जा रहे हो, विद्युत बनाने जा रहे हो, क्या आप सही में बना रहे हो या सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हो, ये बताइए।
आप सही में बना रहे हैं एनर्जी या कन्वर्ट कर रहे हैं? आप बोलेंगे कि सर हम बना रहे हैं, नहीं, आप बना नहीं रहे हैं एनर्जी, आप कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी को। जल से अगर मान लीजिए जल विद्युत परियोजना है, जल से विद्युत बनानी है, तो वहाँ पर आप जल को नहीं, जल को कहाँ पर, जल में जो गति है, मतलब जो एक डैम बनाया गया, क्या जल विद्युत परियोजना क्या होती है, नदी पर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, वहाँ पर पानी को पहले रोका जाता है, फिर पानी को बाय फोर्स नीचे गिराया जाता है, नीचे टरबाइन लगी होती हैं, और वो टरबाइन क्या करती है, घूमती है, वहाँ पर टरबाइन क्या करती है, घूमती है, और टरबाइन के घूमने से क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है। क्या होता है, टरबाइन के घूमने से बिजली उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो उस पानी की गति है, उस गति को सिर्फ आपने क्या किया है, गति को आपने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। आपने ऊर्जा बनाई नहीं, आपने कन्वर्ट की है। हाँ या ना? इस बात से कितने लोग सहमत हैं और कितने असहमत हैं, ये बताइए। सहमत है, बहुत अच्छी बात है। असहमत है तो भी अच्छी बात है, नहीं, क्योंकि सहमत है तो भाई निश्चित रूप से, अगर असहमत हैं तो क्या हो जाएंगे, कुछ नई बातें निकल के आ जाएंगी। हाँ या ना? क्या आपने जल को बनाया है, एनर्जी यहाँ पे आपने बनाई नहीं सर, हमने सिर्फ कन्वर्ट की, किसको, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट की। सर ये तो बात एक हो गई ना कि इसे हम ना तो बनाया जा सकता है, चलो इस बात को हम मान लिए। ये कैसे बना, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है, ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है। अब विद्युत कहाँ आई, आपके घर में आई, आपने फैन चलाया, आपने कहा सर वो तो नष्ट हो गया ना विद्युत ऊर्जा। मैंने कहा नहीं, कहाँ ऊर्जा नष्ट हुई है, ऊर्जा अभी भी है भाई। वो विद्युत ऊर्जा आई तो आपके फैन में जैसे गया तो वो क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा से उसने उसको फिर वो गतिज ऊर्जा में बदल दिया है, फिर कन्वर्ट हो गया ना। अब वो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आई तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आई तो वहाँ पर क्या हो गया, वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। अब फैन क्या किया, फैन उसका मोटर चलने लगा, मोटर चलने लगा तो फैन में गति आ गई, तो मोशन आ गया। मतलब ठीक है, यहाँ तक मोशन तक हमने मान लिया कि मोशन आ गई। इसके बाद तो सर नष्ट ना ऊर्जा, मैं कहता हूँ नहीं, उसके बाद नष्ट नहीं हो जाती ऊर्जा। क्यों? जैसे ही गति से आपको क्या, पंखा चला तो आपको तो ऊर्जा मिली ना। मान लीजिए बहुत गर्मी है, नहीं तो आप रिलैक्स, थोड़ा सा क्या होता है, रिलैक्स होना चाहते हैं, चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो चैन की नींद सोना चाहते हैं तो फैन जरूरी है या नहीं जरूरी है, गर्मी से बिल्कुल जरूरी है ना। अब फैन में चैन की नींद सो रहे हैं तो क्या उससे आपको एनर्जी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हाँ या ना। गर्मी में क्या चीज़ एनर्जी देती है, खाना एनर्जी देती है क्या, नहीं। गर्मी में दो चीज़ों की लोगों की डिमांड होती है। जैसे गर्मी आई है भाई, मेरा तो डिमांड रहता है, आप लोगों का होता है नहीं होता है, गर्मी जैसे क्लास से निकलते हैं तो दो चीज़ें, एक तो मुझे क्या चाहिए, चेयर चाहिए मेरा अपना, ताकि उस पर थोड़ा सा क्या सकूँ, अपने कमर अटका सकूँ, खड़े खड़े बैंड बजी रहती है कमर की। दूसरी चेयर चाहिए, दूसरी फ़ैन चाहिए मुझे काफ़ी स्पीड में, जितना इस मैक्सिमम स्पीड हो सकता है, और तीसरी चीज़ चाहिए वाटर। ये तीनों मुझे क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। इस दोनों में से दो चीज़ें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चेयर मान लीजिए नहीं भी हो, दूसरे के चेयर पर बैठ जाए, लेकिन अपना चेयर तो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है, आरामदेह लगता है थोड़ा सा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, ऐसे थोड़ा सा झूल लेते हैं हम लोग, थोड़े थोड़े झूल लेते हैं। और दो चीज़ें क्या, फैन और वाटर। तो वो फैन जो आपने चलाया, फैन ने रिलैक्स किया अपने मन को, आपने चैन की नींद सोया, तो क्या आपको एनर्जी मिली या नहीं मिली? सर बिल्कुल एनर्जी मिली, तभी एकदम ताजगी के साथ उठ करके सुबह काम पर चले गए। लेकिन जिस रात मान लीजिए लाइट कट गई है, आपके घर में लाइट कट गई हैं, इन्वर्टर मान लीजिए इन्वर्टर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो जो सुबह उठते हैं तो क्या ऊर्जा वही रहती है अन्य दिनों की अपेक्षा या कम रहती है? ऊर्जा वही कम हो जाती है। क्यों आपने सोया नहीं है, आपने सोया नहीं है ऐसा तो नहीं, बिल्कुल आप सोए हैं। आपने खाना नहीं खाया था सर, आपने बिल्कुल खाना खाया था। आपने पानी नहीं पिया था, बिल्कुल पानी पिया था। वजह क्या थी? वजह था सर फैन नहीं मिला। सर क्या नहीं मिला? फैन नहीं मिला, फैन की हवा नहीं मिली, जिस वजह से हमें एनर्जी नहीं मिली। एनर्जी नहीं मिली तो हम काम पर नहीं गए। तो क्या एनर्जी बनी? नहीं सर, एनर्जी परिवर्तित हुई। क्या एनर्जी नष्ट हुई? नहीं सर, एनर्जी परिवर्तित हुई। तो एनर्जी ना तो बनती है और ना ही
नष्ट होती हैं। अब इस बात से पूरे बिल्कुल सहमत हैं ना? बाय एग्जाम्पल, एकदम थ्रू एग्जाम्पल। कोई दिक्कत किन्हीं को भी, कोई भी अगर असहमति जता रहे हैं तो कहा जाए, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ फिर तो, ठीक है? चलो, मतलब नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब सहमति है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। इंडिया के एनर्जी कंजम्पशन का एक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इंडिया के एनर्जी कंजम्पशन का एक चार्ट, पाई चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, इंडिया के एनर्जी कंजम्पशन को। अभी भारत की एनर्जी कंजम्पशन कितनी है, क्या स्थिति है वो। अगर बात की जाए एनर्जी कंजम्पशन की, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो कंजम्पशन होता है कहाँ से? कोल से, कोयला। कितना परसेंट? 48%। कितना परसेंट? 48%। उसके बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी है तो वो क्या है? दूसरी सबसे बड़ी है क्या? पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। कितना परसेंट सर? 26%। कितना परसेंट? 26%। इसके बाद अगर कोई है तो वो कौन है? 14%। नॉन कन्वेंशनल। कौन सी? नॉन कन्वेंशनल सर, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है? उसके बाद अगर कोई है तो कौन सी है सर? नेचुरल गैस 7% सर, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस 7% सर। कितनी परसेंट? 7%। और अगली 5% इट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो ऊर्जा कंजम्पशन हो रही है हमारा वो सबसे ज़्यादा कहाँ से? कोल से 48%, 7% नेचुरल गैस से, 26% पेट्रोलियम से, 14% नॉन कन्वेंशनल। अब ये नॉन कन्वेंशनल क्या है? इसी को बोलते हैं क्या? अक्षय ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? अक्षय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा, या नवीकरणीय ऊर्जा। नाम से ही स्पष्ट है अक्षय। अक्षय मतलब, अक्षय मतलब अक्षय कुमार नहीं, अक्षय मतलब जो जिसका क्षय ना हो, वो क्या है? अक्षय। जो कभी क्षय नहीं हो सकती हैं उसी को क्या कहते हैं? हाँ, नष्ट नहीं हो, फिर से उसे बनाया जा सकता है, फिर से उसे नवीनीकरण किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है? अब चलते जानते क्या नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी है। तो ये आपके पास फिगर डाली गई, कौन सी? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कौन सी है? नवीकरणीय। कौन सी है ये? नवीकरणीय है। ये कौन सी है? नवीकरणीय, जिसको नवीनीकरण किया जा सकता है। क्या कह सकता है? जिसको नवीनीकरण किया जा सकता है। और ये कौन सी हैं? ये हैं गैर नवीकरणीय। ये कौन सी हैं सर? ये हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको फिर से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। नहीं, कौन कौन सी आएंगी? जैसे ऑयल। एक बार आपने ऑयल गाड़ी में डालकर क्या कर दिया? उसको गाड़ी चला ली, ऑयल ख़त्म, फिर से वो ऑयल वापस क्या हो सकती है? नहीं आ सकती है। आ सकती हैं क्या? नहीं ना। एक बार जो जल गया वो जल गया। एक बार जो आपने कोयले जला दिए, एनर्जी ले ली उससे, फिर वो कहीं यूज करने लायक नहीं, वो ख़त्म, कोयला ख़त्म। एक बार जो न्यूक्लियर फ्यूजन से न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने क्या एनर्जी बना ली, फिर न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर ख़त्म। नेचुरल गैस, एक बार हमने खाना पका लिया, गैस खत्म हो जाएगी ना। ऐसा थोड़े होगा कि 14 लीटर का सिलेंडर है, खाना बनाते जाएंगे वो भरते जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं ना। एक ना एक दिन वो 14 लीटर का सिलेंडर घर का खाली होता है या नहीं होता है, तो फिर उसको फिल करवाने जाते हैं।
तो अब बोलते हैं फिल तो हम करवा पाते हैं। भाई फिल करवा पाते हैं उसके लिए पैसा अलग से देना पड़ता है ना, एक ये थोड़ी है ये एक बार पैसा दिए तो आप जिंदगी भर चलाते रहो, 14-14 लीटर आपको फ्री में मिलता रहेगा, नहीं। जैसे ही सिलेंडर खत्म हुआ फिर से फिल करवाने के लिए हम जाते हैं। और ये जितने भी नॉन रिन्यूएबल देख रहे हैं आप, गैर नवीकरणीय ऊर्जा देख रहे हैं, ये सब प्रदूषण के एक बहुत ही मेन कारक है। प्रदूषण ये बहुत पॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं इसको, बहुत पॉल्यूशन करते हैं। इसीलिए अब हम किस पर शिफ्ट होने जा रहे हैं, पहले भी हमारे पास रिन्यूएबल था लेकिन अब हम ज़्यादा जोर किस पर डाल रहे हैं सर, अब हम ज़्यादा जोर डाल रहे हैं किस पर, तो ज़्यादा जोर डाल रहे हैं हम लोग रिन्यूएबल सोर्स पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर। कहाँ पर डाल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जोर डाल रहे हैं। फोकस हमारा कहाँ पर है, रिन्यूएबल एनर्जी पर। और इतना ज़्यादा फोकस है, देखिए भारत सरकार कितना इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ पर दिखाते हैं कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा एक गठित समिति के अनुसार 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के 500 गीगावाट, कितना गीगावाट, 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऊर्जा उत्पादन करने के लिए भारत कितना निवेश कर रहा है, 2.44 लाख करोड़। कितना पैसा लगा रहे हैं, 2.44 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं किस पर, अक्षय ऊर्जा में। अक्षय ऊर्जा की क्षमता को कहाँ ले जाने के लिए, 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए। कितने तक ले जाने के लिए, 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो हम किस पर फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उस रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है, तो सोलर एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आती है। कौन सी, सोलर नहीं, जब सूरज से क्या करते हैं, सूरज से क्या करते हैं, सूरज से ऊर्जा उत्पादित करते, सूरज से। तो सूरज से ऊर्जा उत्पादित करने तो सूरज को अपने पास तो नहीं ले आएंगे, ना ही हम सूरज के पास चले जाएंगे। क्या करते हैं, सोलर प्लेट, कौन से, सोलर प्लेट को लगा करके उसमें फोटोवोल्टिक प्रोसेस होता है, फोटोवोल्टिक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के द्वारा हम एनर्जी क्या करते हैं, एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर उसे हम यूज भी कर सकते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, उसको विद्युत के लिए हम यूज भी करते हैं, है ना। बिहार का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पर है, बिहार का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पर है, कहाँ पर है, कैदराबाद, दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा कोई ऐसा वैसा शहर नहीं समझे दरभंगा को सर, दरभंगा कोई ऐसा वैसा नहीं है। दरभंगा कैसा है, तो बिहार का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है दरभंगा में। ठीक है, बिहार का सबसे पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट बिहार, दरभंगा। चलिए ये पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बार जो नीतीश कुमार जी आए थे वहाँ देखने गए थे, कैदराबाद में है। कभी देखनी हो तो आप भी जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रही कुछ, ये रही, है ना, ये दरभंगा की पिक ली गई है। चलिए, नहीं पता था ना आपको। नीतीश कुमार जी विजिट किए थे दरभंगा, वहाँ पर गए थे घूमने के लिए। ठीक है, ये है बिहार का फ्लोटिंग सोलर प्लांट, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। कहाँ पर, दरभंगा, बिहार, कैदराबाद में है। अब ये फ्लोटिंग कहने का क्या मतलब, तो सर ये फ्लोटिंग कहने का मतलब है कि ये तैरता रहता है। ये क्या करता है, तैरता रहता है ना, ये तैरता रहता है, डूबता नहीं है। और साथ ही साथ इसके नीचे मछली उत्पादन की जाती है, मछली पाली जाती है। नहीं, इसके नीचे क्या रहती है, मछली रहती है, मछली डाल दी जाती है ऊपर से, वो एकदम फ्लोटिंग पावर प्लांट फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है ऊपर नीचे, है ना। इस कोने से इस कोने से सब एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। सब एक दूसरे से क्या बिल्कुल इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और इसके वायर भी, मतलब बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होता है, वायर से करंट नहीं लगेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लगेगी करंट।
क्यों लगेंगे करंट? सबको क्या कहते हैं, बिल्कुल पैक किया गया है प्लास्टिक वायर से, एकदम पूरा बिल्कुल सील किया गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे जैसे ही पता चला था, मैं गया घूमने के लिए, देखा नहीं, जैसे मुझे पता चला, मैं जब नोट्स बना रहा था, जैसे मुझे पता चला कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में लगा हुआ है, फटाफट गए देखने के लिए, बड़ा मज़ा आया, बड़ा घूमने में। ठीक है, जब तारामंडल खुलेंगे तो आप लोग घूमने आए हैं तो यहाँ भी जाकर घूम सकते हैं, है ना। तो इसे फ्लोटिंग पावर प्लांट का, इसके नीचे मछली डाल दी जाती है। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया बात है। नहीं, उस मछली को भी क्या लग रहा होगा, भाई हम भी एसी में ही बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? एसी में ही, एसी चल रहा होगा उसके लिए, क्योंकि धूप बिल्कुल लगता ही नहीं होगा उसको, नहीं धूप उसको ज़्यादा गर्मी लगती ही नहीं होगी। वो भी सोच रहा होगा कि भाई कहाँ बैठे हुए हैं हम, एसी में बैठे हुए हैं। तो ये जो उसमें प्लेट्स लगे होते हैं, क्या होते हैं, ये प्लेट्स लगे होते हैं, और यहीं इस प्लेट्स में फोटोवोल्टिक प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसमें जो एनर्जी उसको वो अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है। और कहाँ भेजती है? तो उस जो मान लीजिए अगर बैटरी में संचित करनी है, बैटरी में उसको क्या करना है, संचित करना है, तो बैटरी में, नहीं तो उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा, क्या क्या है, उसको आगे भेजेंगे। क्या करेंगे? उसको आगे भेजेंगे। नहीं, बिहार सरकार ने कहा भी है कि यदि आप भी अपने घर पर क्या करना चाहते हैं, सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। सरकार क्या करेगी? आपको 70% सब्सिडी देंगी। जितने भी सरकारी भवन हैं उन सब पर सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पर आश्रित होने जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, बहुत बड़ा रिसोर्स है। दूसरा, पॉल्यूशन भी नहीं करता है। तीसरा, सस्ता भी है। क्या है तीसरा? सस्ती एनर्जी। हाँ, लेकिन इसके जो प्लांट्स होते हैं उसको बिठाने खर्च थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन इन कंपैरिजन दूसरे की अगर बात करेंगे, जैसे विंड एनर्जी की बात करेंगे, बायोमास की, जियोथर्मल की, हाइड्रो पावर थी, तो उसके कंपैरिजन में बहुत सस्ता ही है ना, और एनर्जी भी दे रहा है। दोनों चीज़ें हो रही हैं। गाँव समय सोलर लाइट लगते हैं ना, क्या सोलर लाइट, वो एक ऐसी लाइट है जो कि उल्लू के प्रकृति का होता है। सोलर लाइट किस प्रकृति का होता है? उल्लू जानते हैं ना। हाँ, तो वो लाइट भी वैसा ही है, जैसे ही अंधेरा हुआ वो जग जाता है, और जैसे ही उजाला हुआ वो सो जाता है। मतलब वो क्या, किस प्रकृति का है? उल्लू की प्रकृति का है। इसके बाद है हमारा हाइड्रो, कौन सा? हाँ, गांव समय जो सोलर लाइट लगे थे कुछ दिन पहले, नहीं, सोलर लाइट जो लगी होती थी वो बिल्कुल क्या, ऑटोमेटिक थी। कभी कभी दिन में भी बारिश मान लीजिए हो जाती थी, सूरज उजाला एकदम समाप्त, सूरज की कोई किरणें, सेंसर, उसमें सेंसर लगा होता था। जैसे ही सूरज की किरणें उसमें पड़ती हैं, सेंसर क्या होते हैं, ऑन होते हैं, और वो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जैसे ही क्या होता है, सूरज की किरणें वहाँ से हटती हैं, सूरज की किरणें एकदम अंधेरा हुआ, जिससे वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, सेंसर पता चल जाता है सेंसर के द्वारा। अपने विश्वविद्यालय कैंपस में भी लगा हुआ है सेंसर लाइट। वो लाइट डीम रहती हैं, जैसे उसके पास से आप गुजरेंगे फट से पूरा बदल जाएगा, फिर जैसे ही थोड़ी देर होगा वो फिर वो क्या हो जाएगा, डीम हो जाती हैं। क्यों? ताकि हम एनर्जी बचा सकें। क्या कर सके? एनर्जी बचा सके। जितनी ज़रूरत है उतनी ही लाइट, एक्सेस लाइट की ज़रूरत नहीं है। इसको सेंसर लाइट कहा गया। क्या कहता है? सेंसर। मानवीय ह्यूमन एक्टिविटी को क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है, तुरंत समझ जाता है, और फट से क्या करता है, लाइट्स को पूरा बढ़िया जाता है। और जैसे ही ह्यूमन एक्टिविटी थोड़े दूर हुए, आप दूर होंगे वहाँ से, क्या हो जाए, फिर वो डीम हो जाता है। सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी क्या है? हाइड्रो पावर। सर, सेकेंड और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या होती है, कैसे बनाई जाती है? तो नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं। मान लीजिए नदी है, नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाए गए, और इस डैम में क्या किया, उसके पानी को क्या किया, स्टोर किया गया रहता है। इसके बाद इस पानी को छोटे छोटे फाटक के द्वारा, नहीं, छोटे छोटे दरवाजे से इसको क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। क्या कहते हैं? नीचे गिराया जाता है। बहुत ऊंचा बांध होता है, कम से कम 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट, इस तरह से ऊपर, बड़ा ऊंचे। तो वहाँ इतनी ऊंचाई से पानी को, वो भी इतने बड़े पानी को क्या किया जाएगा, 2-3 चैम्बर से निकाला जाएगा, तो पानी का प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और नीचे क्या लगाई जाती हैं? टरबाइन लगा दी जाती हैं। क्या लगा दी जाती हैं? टरबाइन। अब टरबाइन पर ये जैसे पड़ती तो क्या होता है, टरबाइन घूमना शुरू कर देता है।
मतलब टरबाइन में क्या होता है, मोशन आ जाता है। और वो टरबाइन किससे जुड़ी होती है, जनरेटर से जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है, जनरेटर से। तो जैसे टरबाइन घूमा नहीं तो वहाँ पर वो गति में, उसको टरबाइन को गति मिलती है, तो जनरेटर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगे हुए वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। वो वहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे उसमें गति आती है, जनरेटर क्या करता था, उसको जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कण एक्टिव हो जाते हैं और वो क्या करती थी, इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट करके हमारे पास भेजती, जो कि हम यूज कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हमारी विंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी, विंड। भारत के ऐसे क्षेत्र जहां हवा की प्रबलता बहुत तेज होती है, वहां पर बड़े बड़े नहीं, उसको क्या कहते हैं, पवन चक्की लगाई जाती है। बड़े बड़े पवन चक्की लगाए जाते हैं, मतलब फैन तरह से लगा होता है। किस तरह से लगा होता है, फैन की तरह से लगा होता है। किस तरह से, एक बार देखेंगे। बड़े बड़े पवन चक्की लगे होते हैं। एक एक जो उसकी क्या है, पत्ती होती है, उसकी लंबाई 150 फीट होती है। क्या होती है, 150 फीट। विंड एनर्जी। देखिए, है ना। ये रहती हैं इस तरह से, बड़े बड़े पंखे लगाए गए होते हैं और ये थोड़े तिरछे लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते, तिरछे लगाए जाते, ताकि इस पर थोड़ा सा ये उथला हुआ रहता है इस तरह से, ताकि इस पर हवा का दबाव जैसे ही आए तो वो घूमना शुरू कर दे। क्योंकि अगर बिल्कुल फ्लैट होंगी तो क्या हो जाएगी, हवा आएंगी और फिर निकल जाएंगी, इसको घुमा ही नहीं पाएंगी। तो थोड़ा सा क्या होता है, तिरछे, थोड़ा सा तिरछा रहता है। जैसे ही हवा का प्रेशर पड़ता है ये घूमना शुरू कर देता है। नीचे क्या लगे हुए थे, देखते हैं, टरबाइन लगे हुए थे। नीचे क्या लगे हुए थे, टरबाइन। टरबाइन घूमना शुरू करती है और जैसे ही टरबाइन घूमी तो जनरेटर क्या कर देता है, उस गति ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं विंड एनर्जी। क्या होते हैं, विंड एनर्जी, हवा से एनर्जी लाना। और ये भी क्या है, अक्षय है। ये भी क्या है, अक्षय ऊर्जा है। ये भी क्या है, अक्षय ऊर्जा है। इसके बाद है हमारा बायोमास। क्या है हमारा, बायोमास। बायोमास क्या होती है, जितने भी कूड़े करकट हैं, जितने भी कूड़े करकट हैं, सड़े गले पत्तियां हैं, जो भी चीज़ें वेस्टेज, उन सब को एक भट्ठी में रखा जाता है। क्या कहते हैं, भट्ठी में रखा जाता है। और यहाँ नीचे में आग लगा दिया जाता है। क्या कहता है, आग लगा दिया जाता है। और ऊपर वाटर सोर्सेज लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, उस पर वाटर सोर्सेज लगाए जाते हैं। नहीं, मान लीजिए पानी का टंकी डाल दिया जाए, उस पर पानी की टंकी लगी रहती है। इस पर क्या लगा दिया, आग लगा दिया गया। यहाँ पर क्या है, पानी की टंकी है। और जैसे ही कूड़े करकट में आग लगा दिया गया, नीचे से आग लगा दी गई, इसमें भट्टी में रख करके नीचे से माचिस डाली गई, इसमें ये आग लगना शुरू। और ये क्या करेगा, आग पानी के टंकी में जो पानी डाली गई है उसको खूब गर्म करेगा। वो खूब क्या करेगा, गर्म करेगा। और ऊपर क्या लगा दी जाती है, टरबाइन लगा दी जाती है। क्या लगा देती है, टरबाइन। अब जैसे ही ये पानी खौलेगा, पानी गर्म होगा, तो वेपर जो इस टरबाइन को क्या करेगा, वेपर इस टरबाइन पर प्रेशर डालना शुरू करेगा। क्या करेगा, प्रेशर डालना शुरू करेगा। जैसे ही प्रेशर डालना शुरू करेगा तो क्या होगी, टरबाइन घूमनी शुरू होगी। टरबाइन घूमनी शुरू होगी तो फिर जनरेटर क्या कर देगा, उस गति ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देगा, गति ऊर्जा को फिर वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। इसके बाद हमारा क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, इसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा। क्या होती है ये ऊर्जा, तो पृथ्वी के अंदर जो हीट है, गर्मी छुपी हुई है, पृथ्वी के अंदर जो हीट छुपी है, गर्मी छुपी हुई है, उस हीट को यूज किया जाता है एज ए एनर्जी। कैसे यूज किया जाता है, क्या जियोथर्मल सभी जगह लगाए जा सकते हैं, नहीं, कुछ चुनिंदा जगहों पे ही लगाए जा सकते हैं।
ऐसा क्या होता है इसमें? तो आपने सुना होगा बिहार में क्या है, एक गर्म झील है। बिहार में क्या है, एक गर्म झील है। सुने हैं बात, नाम सुना है? कहाँ पर? सुभाष जी, बिहार में गर्म झील है। राजगीर में है। राजगीर में एक गर्म झील है। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ पर है? राजगीर में। अब राजगीर में जो गर्म झील है, वहाँ का गर्म झील उसको क्या कहते हैं? क्योंकि उसका जो पानी है ना, वो क्या है? गर्म है। उसके जो पानी है वो क्या है? गर्म है। इसीलिए है ना, गर्म है। अब ये पानी गर्म क्यों है भाई? हर जगह की झील की पानी ठंडी होती है, नॉर्मल होती है, यहाँ का पानी गर्म क्यों है? कोई पानी गर्म गर्म करके डाल रहा है क्या उसमें? किसका कारण? अच्छा, क्यों गर्म है भाई? कोई अगर गर्म झील गए हों तो वहाँ का पानी गर्म है। मैं तो नहीं गया हूँ अभी तक, मैं तो गया ही नहीं अभी तक। क्यों गर्म है पानी? गंधक बोले तो? गंधक बोले तो? और कोई गए हो? आज कोई नहीं बोलेंगे कि मैं गया। अच्छा, चलिए आज बताते हैं वो गर्म पानी क्यों है। देखिए, पृथ्वी, अच्छा नहाए भी है ना, क्यों गर्म पानी है? नहीं पता किया ना, पता करिए। जहाँ कहीं भी घूमने जाएं, कुछ भी नई चीज़ें दिखी तो सर्च इट, उस पर सर्च करना शुरू। वही एक रिसर्चर का लक्षण है। क्या है? रिसर्चर के एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर कहीं हम गए, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व हुई मुझे नहीं, तो उसको पर सर्च करना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि बस गए, मुंह उठा के घूमे, आ गए, बस हो गया, ख़त्म। नो, फिर जाना बेकार है, उतना पैसा आपने वेस्ट कर दिया। वेस्ट योर रिसोर्सेज। कुछ ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है, चल ठीक। देखिए, एक तो गंधक है ही ना, दूसरा चीज़ पृथ्वी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है? अर्थ का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो पानी में गंधक मिला है नहीं मिला है उतनी जानकारी मुझे नहीं है इस बारे में, लेकिन एक जानकारी जो मैंने, जो जियोथर्मल एनर्जी मैंने पढ़ा, इसके कुछ आर्टिकल्स पढ़े, तब मुझे जानकारी आई कि भारत के कुछ जगह, भारत के कुछ ऐसे जगह हैं खास जहाँ पर पानी क्या है? गर्म है। और गर्म होने का रीज़न ये है कि वहाँ पर जो अर्थ क्रस्ट है, जो पृथ्वी परत है पृथ्वी की, ठीक है, तो वहाँ पर अर्थ की जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कुछ ज़्यादा ही है। और ज़्यादा होने के कारण वहाँ जो वाटर सोर्सेज हैं, जहाँ वो वाटर सोर्सेज है, वहाँ पर जो पानी है उसकी वो पानी की जो तापमान को, टेम्परेचर को क्या करता है? वो बढ़ा देता है। पृथ्वी के जो अंदर गर्मी है, कहीं कहीं गर्मी इतनी है कि ग्राउंड वाटर जो है वो क्या करता है? गर्म होकर के बाहर निकलता है। इतनी होती है टेम्परेचर कहीं कहीं पर। अमेरिका के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर इतनी हीट है अंदर कि जो ग्राउंड वाटर है, पानी धरती के अंदर है, वो गर्म होकर के एकदम फ्लो की तरफ, जैसे ज्वालामुखी की तरफ बाहर निकलता है, बिल्कुल ज्वालामुखी फटने की तरफ। ठीक है? पृथ्वी के टेम्परेचर, उसका पृथ्वी का तापमान वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अर्थ जियोथर्मल उसको कहते हैं, जियो भूतापीय, भू का तापमान वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है? इसके बाद कहीं कहीं ऐसे भी देखे गए कि भाई उतना टेम्परेचर था कि वहाँ जो वाटर है वो खौल रहे थे, एकदम खदक रहा था पानी।
नहीं, जो बोलते हैं ना खौलना, उसको क्या कहते हैं? खौलने को हिंदी में क्या कहते हैं उसको? पानी उबलना, सॉरी, पानी उबल रहा था, इतनी हो जाती टेम्परेचर कि वहाँ पानी उबल रहा होता है, एकदम बिल्कुल खौल रहा होता है पानी, नहीं? तो उन सभी जगहों पर क्या करते हैं? जियोथर्मल एनर्जी प्लांट लगाए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जियोथर्मल एनर्जी प्लांट लगाए जा सकते हैं। इस बात की चर्चा मैंने नोट्स में भी की है, तो इसे मैं नीचे आता हूँ जियोथर्मल एनर्जी पर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। आपने कहा ना राजगीर की बात की, मुंगेर की बात की है ना अभी आपने, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, हाँ, दोनों जगह। बोला कि भारत में कुछ संभावित भूतापीय जलाशय, ऐसे जलाशय जहाँ भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी बनाई जा सकती है। पूगा लद्दाख में, गोदावरी का कुछ इलाका है, बकरेश्वर पश्चिम बंगाल, उनाई महाराष्ट्र, ठीक है, राजगीर और मुंगेर बिहार में। राजगीर और मुंगेर का स्थान दिया गया। अभी आपने कहा ना सीताकुंड मुंगेर के अंदर, राजगीर, तो बिहार के अंदर भी वो क्या है? जलाशय जो गर्म है, क्यों? किसके कारण? भूताप के कारण। तातापानी छत्तीसगढ़, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तुवा गुजरात, जलगांव महाराष्ट्र। हम बार बार यूज कर रहे थे वर्ड जलगांव का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर अर्थ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही है, वहां का पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है। और भारत का सबसे अपना पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया है? लद्दाख में लगाया गया। पूगा कहाँ लगाया गया है? भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? पूगा लद्दाख में लगाया गया है, ठीक है। और भी डिटेल आप गूगल पर जाकर के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इस पर, जियोथर्मल पर आप उसको पढ़ सकते हैं। क्यों? तो वैज्ञानिक इस पर क्या करते हैं? रिसर्च के साइंटिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। क्या रिसर्च करते हैं कि भाई पानी गर्म क्यों है? तो क्योंकि भूतापीय ऊर्जा वहां पर कुछ ज्यादा ही है, तो वहां क्या लगा दो? जियोथर्मल प्लांट लगा दो। क्या कर दो? जियोथर्मल प्लांट लगा दो। अब प्लांट जब लगेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि वाटर सोर्सेज हैं वहां पर, क्या है? वाटर सोर्सेज हैं, तो मान लीजिए वाटर सोर्सेज हैं, पानी एकदम खौल रहा है, एकदम उबल रहा है पानी। तो जैसे ही पानी खौल रहा है, उबल रहा है, तो क्या होंगे? वेपर बनेंगे, वाष्प बनेंगे। इस वाष्प को एक पाइप की मदद से कहाँ तक ले जाया जाता है? टरबाइन के पास ले जाता है। यहाँ पर टरबाइन लगी रहती है, यहाँ पर टरबाइन लगी होती है। इस टरबाइन पे गुजारा जाता है इस चरण में। जैसे ही ये प्रेशर डालकर कहाँ पर जाता है? टरबाइन में जाता है, तो टरबाइन क्या कर घुमाना शुरू करता है और करंट उत्पन्न होती है। क्या होती है? उत्पन्न करंट होती है। फिर इसे आगे छोटे पाइप में, फिर कूलिंग सिस्टम के तहत इसको क्या क्या गुजारा जाता है? कूलिंग सिस्टम के तहत, और फिर उसे पानी के रूप में फिर से नीचे ही छोड़ दिया जाता है। कूलिंग सिस्टम जो वेपर का काम था वो कर दिए हैं। जैसे ही वो टरबाइन को घुमाते हुए बाहर निकलेंगी, कूलिंग सिस्टम जैसे ही वेपर कूलिंग के फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। पानी बन करके इस सिरे से फिर से वापस निकल जाएगा। एक तो ये है। दूसरी है कि भाई ग्राउंड वाटर वहां पर क्या है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ग्राउंड वाटर क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा गर्म हो गया ग्राउंड वाटर। तब क्या करेंगे? तो जैसे हम चापाकल गाड़ते हैं ना, नीचे डालते हैं अर्थ के नीचे, अर्थ के नीचे इसको पाइप को डाला जाएगा, और वहाँ पर जहाँ पर वो पानी खौल रहा है वहाँ से वेपर को निकाला जाएगा। कहाँ पर? फिर टरबाइन के पास लाया जाएगा। इसको क्या कहेंगे? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो गंधक वाली बात बिल्कुल हो सकती है सही भी हो, मैं इस पर नहीं कहूँगा कि सही है गलत है, ठीक है, क्योंकि गंधक वाली बात पॉइंट हमारी मेरी थी जियोथर्मल। मैंने उस हिसाब से इस चीज़ों को पढ़ा, तो मुझे जहाँ तक पता चला कि बिहार में जो राजगीर और लद्दाख में जो अलग अलग गर्म झील हैं वहाँ पर भी जियोथर्मल पावर प्लांट्स लगा करके एनर्जी उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के जो धरती है, भूमि, उसकी टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही है। उसको हम यूज कर सकते हैं किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसे जियोथर्मल पावर प्लांट का कहा जाता है।
इसके बाद आपके डिफरेंस बताए गए हैं। यहाँ तक आपके क्या थे, अलग अलग जो एनर्जी किस में आएंगी, रिन्यूएबल में आएंगी, नॉन रिन्यूएबल के अंदर आएंगी, ये मैंने बताया, इस पर चर्चा की। अब उसके दोनों के बीच में जो अंतर है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल क्या होती है। तो बोला जिसका एक बार उपभोग करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद उसको नवीकरण किया जा सकता है, उसको रिन्यू किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय। जिसको नवीकरण नहीं किया जा सकता है, नवीनीकरण, जिसको रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके लाइसेंस क्या हो गए, एक्सपायर्ड हो गए, आप रिन्यू करवा सकते हो नहीं। लेकिन मान लीजिए एक बार क्या हो गया आपकी, जिसकी मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट थे जिनका एज खत्म हो चुका है JRF के लिए, तो उसको रिन्यू किया जा सकता है क्या, रिन्यूएबल नहीं ना, तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। बोला इन संसाधनों से पर्यावरण पर कोई पोल्यूशन, कोई प्रदूषण, किसी तरह का प्रदूषण पॉल्यूशन नहीं होती है, नवीकरणीय, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अक्षय संसाधन। और ये मानव की गतिविधि से प्रभावित नहीं होते हैं। आपकी गतिविधि से वायु हवा नहीं चलेगी, आपकी गतिविधि से जल नहीं होगा, आपकी गतिविधि से सौर ऊर्जा, तो मानवीय गतिविधि से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यह पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण भी बनता है, गैर नवीकरणीय। मानवीय गतिविधि का इस पर क्या होता है, प्रभावित होता है। और गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण के रूप में बात करें तो क्या क्या बात करेंगे, प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा। यहाँ पर बात करेंगे वायु, जल, सौर ऊर्जा, जियोथर्मल नहीं, बायोमास, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, ये सारे के सारे आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत। इसके बाद है भारत नवीकरणीय ऊर्जा का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर इंडिया के पूरे वर्ल्ड से तुलना की जाए तो भारत नवीकरणीय रिन्यूएबल अक्षय ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन, भारत। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, इंडिया में जो अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वह जितनी क्षमता के पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड किए गए हैं उन सब की डिटेल कुछ इस तरह से। सोलर कितना, 48.55 गीगावाट, कितना, 48.55 गीगावाट, किससे, सोलर। विंड से 40.03 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो से 4.83 गीगावाट, लार्ज हाइड्रो से 46.5 गीगावाट, बायो पावर मतलब बायोमास 10.62 गीगावाट, न्यूक्लियर से 6.78 गीगावाट, है ना। ये क्या है, अलग अलग जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसकी चर्चा यहाँ पर आपको दी गई है। 2022 तक का जो इंडिया का जो टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, वो कुछ इस प्रकार से था, कितना, 175 गीगावाट, कितना था, 175 गीगावाट, जिसमें से 5 गीगावाट किससे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, कितना, स्मॉल हाइड्रो से, 10 गीगावाट किससे, बायोमास से, 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर मतलब जो अन्य सरकारी भवनों, कार्यालयों के रूफ पर, छत पर जो लगी हुई हैं सोलर पावर, उसके रूफटॉप सोलर, 60 गीगावाट किससे, विंड से, एंड 60 गीगावाट किससे, सोलर फोटो वोलाटिक कहा जाता है, वोटालिटिक कहा जाता है इसको, नहीं, जहाँ पर जैसे फ्लोटिंग पावर प्लांट थे ना, उस तरह से कितने बनाने हैं हमको, 60 गीगावाट बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 60 गीगावाट बनाने हैं। ये 2022 तक की टारगेट थी। लेकिन अब हमारा टारगेट कहाँ तक पहुँच गए, 30 तक। इसको 500 गीगावाट करना है। कितना गीगावाट करना है, 500 गीगावाट। और इसके लिए कितना खर्च कर रहे हैं हम, लगभग 2.44 ट्रिलियन खर्च कर रहे हैं, मतलब 2.44 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बाद अलग अलग टाइप्स की एनर्जी, उसके नुकसान, फायदे सब बताए गए हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन का पॉइंट होगा वो क्या होगा कि भारत में कौन से स्टेट टॉप पोजीशन पर है, कितनी गीगावाट बना रहे हैं, इस तरह के हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, सोलर एनर्जी की, और टॉप 5 स्टेट की बात करते हैं, किसमें, सोलर एनर्जी में टॉप 5 स्टेट, तो कुछ इस प्रकार से होंगे। कौन से, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाएगी कि सोलर एनर्जी में टॉप स्टेट कौन है इंडिया के, तो राजस्थान, कितना, 16.06 गीगावाट।
दूसरे स्थान पर, दूसरे पायदान पर कौन है? गुजरात 8 गीगावाट। तीसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटका 7.8 गीगावाट। तमिलनाडु 6.2 गीगावाट एंड तेलंगाना 4.6 गीगावाट। ये टॉप 5 शहर की लिस्टिंग दिए गए हैं। क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कौन ऊपर कौन नीचे, आपको 4-5 स्टेट का नाम दे दिया जाएगा, जैसे 5 स्टेट का नाम दे दिया गया, और आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित राज्यों में उत्पादित सौर ऊर्जा, निम्नलिखित राज्यों में उत्पादित सौर ऊर्जा के आधार पर उपरोक्त राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, मतलब सबसे कम वाला। तो जैसे आरोही क्रम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? तेलंगाना का नाम लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे? तमिलनाडु का, फिर कर्नाटका का, फिर गुजरात का, फिर राजस्थान का। अगर किसकी बात करी जाएगी? आरोही क्रम की बात की जाए, मतलब बढ़ते क्रम। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा वाला डालना है, उसके बाद उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, लास्ट में सबसे बड़ा वाला। लेकिन अगर अवरोही की बात की जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? ये वाला, सबसे पहले राजस्थान, फिर गुजरात, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। क्लियर बात है? सोलर एनर्जी कौन? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। अब ये जो गीगावाट आप समझते नहीं, गीगावाट देख करके, ये गीगावाट देखकर मत आगे बहुत छोटा यूनिट है। गीगावाट एक बहुत बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ऊर्जा के अंदर। गीगावाट क्या है? एक बड़ी यूनिट है। क्या बड़ी यूनिट है सर? तो बड़ी यूनिट के बारे में देखा था, क्या बड़ी यूनिट है? जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, 100 वाट का एक बल्ब लाते हैं, नहीं? हमारे घर में जो बल्ब होता है, मान लीजिए जो बड़ा वाला पीला वाला पहले होता था, कितना? 100 वाट बोलते थे ना, 100 वाट। तो कोई भी चीज़ आप उपकरण खरीदने जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक, लाइट खरीदने गए, फ्रिज खरीदने गए, टीवी खरीदने गए, तो वहाँ पर 2 चीज़ें लिखी रहती हैं। एक रहती है वॉट लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है? वॉट। निशा जी माइक म्यूट कर लीजिएगा एक बार। वॉट लिखी रहती है और एक लिखा होता है वोल्ट। वॉट और वोल्ट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वॉट और वोल्ट लिखा होता है ना? जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मान लीजिए फ्रिज खरीदने गए, कुछ और भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए लाइट्स खरीदने गए, कुछ भी खरीदने गए गैजेट्स, तो वहाँ पर 2 चीज़ें लिखी होती है। एक होती है वॉट और एक दूसरी लिखी होती है वोल्ट। इस दोनों में क्या अंतर होता है? वॉट और वोल्ट में क्या अंतर है? क्या ये बताता है उसका? वॉट और वोल्ट में क्या अंतर होता है? इनको पता? आप लोगों ने कोई सामान अभी तक खरीदा नहीं है क्या? हाँ, तो वाट का क्या काम होता है? अब वोल्ट, अच्छा काम लेता होगा। सुभाष जी क्या होते हैं? वॉट और वोल्ट में क्या अंतर होता है? अच्छा, वॉट शक्ति होता है, अब वोल्ट अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा वाह, बात ठीक है, फतेह की है। चलिए थैंक यू। इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं, बताते हैं। वॉट, जैसे जो पैनल आप देख रहे हैं, पैनल जो आपने देखा, उसकी कैपेसिटी है 180 वॉट। कितनी? 180 वॉट। और इसी तरह के जो और भी कंपनियां थी, उस पर जो हमारी कैपेसिटी बताई गई थी इंटरैक्टिव पैनल की, 400 वॉट। नहीं, मैंने इसको चूज किया, इसको चूज नहीं किया। वाई? रीजन क्या